विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध, अध्याय 13। आखिर तुम हो कौन? मुझे आपको परेशान करना पड़ा, इसके लिए खेद है सर। जिला पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर उमापति घोषाल ने अपनी नोटबुक के एक निकटता से लिखे पन्ने को पलटा और लकड़ी की उस कुर्सी पर फिर से बैठ गए जो उनके भारी शरीर के लिए छोटी लग रही थी। पृथ्वीराज, जो उस बिस्तर के पास झुके हुए थे जिसमें सौमित्र अब होश में था और घटनाओं में रुचि दिखा रहा था, चुपचाप खड़े रहे। वे तीनों मुखर्जी मेंशन की पहली मंजिल के एक कमरे में अकेले थे और इंस्पेक्टर अपनी पूछताछ के अंत की ओर बढ़ रहा था। वह एक मजबूत लाल चेहरे वाला आदमी था जिसके छोटे कटे हुए पीले बाल और धीरे धीरे मुस्कुराने वाली नीली आंखें थीं। इस समय वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन अपने कर्तव्य को दृढ़ता से निभा रहा था। हम सभी के बयान ले रहे हैं, उनके अपने शब्दों में उसने कहा, फिर जरूरी अंदाज में जोड़ा। मुख्य अधिकारी को पूरा यकीन नहीं है कि कोलकाता पुलिस इस मामले में रुचि नहीं लेगा। वह तुरंत उन्हें सारी जानकारी देने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपको यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है सर। उसने एक सतर्क नजर पृथ्वीराज पर डाली। ओह ठीक है, पृथ्वीराज ने जल्दी से कहा और फिर तुरंत पूछा, क्या अब आपको सब कुछ मिल गया? मैं नहीं चाहता कि मेरा मरीज जरूरत से ज्यादा परेशान हो, आप समझ सकते हैं इंस्पेक्टर। ओह बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूं, इंस्पेक्टर ने जोर देकर कहा, लेकिन फिर भी वह अपनी नोटबुक को संकोच से सहला रहा था। बस एक और बिंदु है सर जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, उसने आखिरकार कहा। बस एक छोटी सी गड़बड़ी है, हम हर चीज को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, यह केवल औपचारिकता के तौर पर है, लेकिन आपको पता है मुझे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, क्या पूछना है? पृथ्वीराज ने प्रोत्साहित किया। इंस्पेक्टर ने अपने कान के पीछे से पेंसिल निकाली और कुछ क्षणों के लिए उसके सिरे को चिंतनशील ढंग से चबाने के बाद तेजी से कहा, यह उस कथित हत्या की कहानी के बारे में है सर। कुछ बयानों के अनुसार आरोपी विलियम स्मिथ, जो शायद एक छद्म नाम है, ने 27 तारीख की शाम को, जब आप सभी को बंदी बनाया गया था, हत्या के कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। यानी कल की शाम। वह रुका और पृथ्वीराज की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डॉक्टर झिझक गए। इस मामले के कुछ विवरण ऐसे थे जिन्हें उन्होंने उच्च अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस समय पूरी सच्चाई उजागर करने से कोई अनावश्यक देरी हो। व्हिटबी और उस बदले हुए रोल्स रॉयस के ड्राइवर वापस नहीं आए थे। निश्चित रूप से उन्हें समय पर चेतावनी मिल गई थी। इसी बीच इंस्पेक्टर अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसा कि मैं समझ रहा हूं सर, उसने अंततः कहा, यह कहानी आरोपी द्वारा महिलाओं को डराने के लिए घड़ी गई थी। शायद आपको भी ऐसा ही कुछ लगा? कुछ ऐसा ही, पृथ्वीराज ने सहमति जताई, इस कठिन प्रश्न से आसानी से बच निकलने पर राहत महसूस करते हुए। मैंने कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी के शव के लिए दाह संस्कार प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, आप जानते हैं? ओह अच्छा सर, तो यह स्पष्ट हो गया। इंस्पेक्टर उमापति घोषाल को राहत मिली लग रही थी। स्पष्ट रूप से वह पृथ्वीराज को किसी तरह का विशेषज्ञ मानता था, क्योंकि उनका कोलकाता पुलिस से घनिष्ठ संबंध था, और संयोगवश वह यह भी समझता था कि मामला पहले ही काफी जटिल हो चुका था और इसमें और पेचीदगी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे, पृथ्वीराज ने अचानक कहा, जब उन्हें यह विचार आया, गांव की एक बूढ़ी औरत अटारी में थी इंस्पेक्टर, क्या उसे बचा लिया गया? इंस्पेक्टर की दयालु नीली आंखों में एक सख्त चमक आ गई। मिसेज शोभा लकड़ा, उसने भारी स्वर में कहा। हां, उसकी देखभाल कर ली गई है, स्थानीय कांस्टेबल अभी उसे संभाल रहा है, उसने नाक सुड़कते हुए जोड़ा, और उसके पास करने को बहुत कुछ है। फिर वह थोड़ा गोपनीय स्वर में बोला, आपस की बात है सर। उसने अपने माथे पर उंगली ठोंकी।
मुझे लगता है कि वह जिला पागलखाने में भर्ती होने लायक है। उसे घर से निकालने में 3 आदमियों को आधे घंटे लग गए। वह लगातार नरक की आग और अपने बेटे के बुधवार को आने की बात बड़बड़ाती रही। पता नहीं, हालांकि पुलिस अधिकारी गोपाल उसे संभाल रहा है। लगता है कि वह उसे थोड़ा बहुत समझता है। उसकी बेटी ही उसका कपड़ा धोती है और यह आमतौर पर झांत है कि वह बूढ़ी औरत थोड़ी अजीब है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराया। हमारे काम में अजीब चीजें देखने को मिलती हैं सर, है ना? पृथ्वीराज इस सहकर्मी जैसे व्यवहार से काफी प्रभावित हुआ। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस इस मामले में शामिल होगा, इंस्पेक्टर? उन्होंने पूछा। पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा सर, उसने कहा। फिर थोड़ी उदासी के साथ जोड़ा, हालांकि अगर वे जल्दी नहीं आए तो शायद उनके लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं बचेगा सिवाय जांच में भाग लेने के। हमारे डॉक्टर प्रीताम का मानना है कि वे लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन अभी तक वह कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। सबसे बुरी हालत विलियम स्मिथ की ही हुई है ना? उन्होंने पूछा। बिल्कुल सही, इंस्पेक्टर ने सहमति जताई। ड्राइवर की हालत अजीब तरह से हल्की रही, मुझे लगा। उसके चेहरे पर गहरी कट लगी, लेकिन इसके अलावा वह ज्यादा घायल नहीं हुआ। मुख्य अधिकारी सुबह से ही उससे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा कैदी जेसी हेनरी अभी तक बेहोश है। मुझे बताया गया है कि उसे कई गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन विलियम स्मिथ के ऊपर पूरी कार का एक हिस्सा गिर गया था और डॉक्टर मानना है कि अगर वह उसे जीवित रख भी पाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। इसका कोई तुक नहीं बनता, मैंने उनसे कहा। बस सबके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें इंसानियत दिखानी होती है ना? वैसे मिस्टर सौमित्र का क्या करें सर? क्या मैं उनका बयान बाद में ले सकता हूं? बिस्तर से सौमित्र ने धीमी आवाज में कहा। मैं डॉक्टर पृथ्वीराज की कही हर बात की पुष्टि करना चाहूंगा। क्या आप इसे पर्याप्त मान सकते हैं, इंस्पेक्टर? यह नियमों के पूरी तरह अनुरूप नहीं है, उमापति घोषाल बड़बड़ाया। लेकिन इस स्थिति में हम एक अपवाद कर सकते हैं। बस आपका नाम और पता ले लूंगा और फिर आप दोनों सज्जनों को और परेशान नहीं करूंगा। जब इंस्पेक्टर ने सौमित्र का नाम, उम्र, पता और टेलीफोन नंबर अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया तो पृथ्वीराज ने पूछा, तो इसका मतलब है कि जब चाहें हम शहर लौट सकते हैं? जब चाहें सर। इंस्पेक्टर ने अपनी नोटबुक एक झटके से बंद कर दी, कुर्सी के नीचे से अपनी टोपी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर आप लोगों को शुभ दिन सज्जनों, उसने कहा और बाहर चला गया। सौमित्र ने पृथ्वीराज की ओर देखा। तुमने उसे नगेंद्रनाथ मुखर्जी के बारे में नहीं बताया? पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम आरोप लगाने वाले हैं तो हमें तुरंत ऐसा करना चाहिए, है ना? तुम उसे इतनी आसानी से बचकर निकलने नहीं दोगे, सही? पृथ्वीराज ने उसे उत्सुकता से देखा। मैं अब तक पूरे मामले में एक बेवकूफ ही साबित हुआ हूं, उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं ऐसे क्षेत्र में हूं जिसे मैं समझता हूं और मैं अपनी पिछली गलतियां दोहराने नहीं जा रहा। तुमने कल रात विलियम स्मिथ की बात नहीं सुनी, लेकिन अगर सुनी होती और अगर तुमने उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनी होती तो शायद तुम मेरी सोच समझ पाते। नगेंद्रनाथ मुखर्जी की हत्या उसने नहीं की। सौमित्र ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। शायद मेरा दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा, उसने कहा। लेकिन मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अगर हत्यारा वो जर्मन और उसके लोग नहीं हैं, तो फिर कौन? पृथ्वीराज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, जिससे सौमित्र को असहज महसूस हुआ। मुझे नहीं पता सौमित्र, उन्होंने कहा। यही सबसे बड़ी समस्या है, मुझे नहीं पता। सौमित्र कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सुनैना और निशिगंधा थी। ये बात बाद में करनी होगी दोस्त, सौमित्र ने बुदबुदाया जब वे दोनों अंदर आईं। अगर मैं वापस आने के बाद तुमसे बात करने आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? क्या सौमित्र को ले जाया जा सकता है? यह निशिगंधा ने पूछा। मैं सुनैना को शहर तक छोड़ने जा रही हूँ।
और सोच रही थी कि क्या सौमित्र को भी ले जा सकते हैं। सौमित्र ने पृथ्वीराज की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अगर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरह पूछा जाए तो शायद नहीं, लेकिन अगर एक आदमी दूसरे आदमी से पूछे तो मुझे नहीं लगता कि इस घर का माहौल मेरी सेहत के लिए ठीक है। मुझे लगता है कि उचित महिला देखभाल और हल्की बातचीत के साथ यात्रा आसानी से पूरी की जा सकती है। तुम्हें नहीं लगता? पृथ्वीराज हंस पड़ा। मैं नारी संवेदना में विश्वास करता हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करता, लेकिन मेरी पुरानी एसी गाड़ी गैराज में खड़ी है, तो मुझे अकेले सफर करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मिस्टर भैरवनाथ को ले जा रहे हो। महुआ सेन और प्रशांत सन्याल कौशिक घोष के साथ जा रहे हैं। प्रशांत सन्याल की गाड़ी बेकार हो चुकी है और महुआ सेन कह रही थी कि जब तक उसके नर्व्स पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते वह दोबारा ड्राइव नहीं करेगी। गैराज वाला उसकी गाड़ी इप्सविच ले जा रहा है और वहीं से उसे शहर भेजेगा। शुभेंदुनाथ कहाँ है? सौमित्र ने पूछा। ओह, वह यहाँ रुक रहा है, कम से कम शाम तक। आखिर ये उसका घर है और उसे कुछ इंतजाम देखने होंगे। मैंने उससे कहा कि हम इस तरह यहाँ से चले जाना कुछ अजीब है, लेकिन उसने कहा कि वह यही चाहता है कि हम रुकें नहीं। घर पूरी तरह खाली है, कोई नौकर नहीं बचा और यह उसके लिए भी थोड़ी अजीब स्थिति है। डॉक्टर पृथ्वीराज, आपको उससे बात करनी चाहिए। सुनैना ने जवाब दिया। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। हाँ, जरूर। उसे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए, वरना पत्रकार उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। निशिगंधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जाओ और उसे ढूंढो। प्रिया, ठीक है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं इन दोनों का ध्यान रख लूंगी। लौटने के बाद मुझसे जरूर मिलना। पृथ्वीराज ने कमरे में एक नजर डाली, लेकिन सुनैना और सौमित्र इतने खोए हुए थे कि उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह झुका और अचानक ही उसने निशिगंधा को चूमा। वह कुछ देर तक उससे लिपटी रही। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा, उसने कहा, और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, अपनी तमाम उलझनों के बावजूद वह दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहा था। पृथ्वीराज ने शुभेंदुनाथ को अकेले विशाल हॉल में खड़ा पाया। वह फायरप्लेस के सामने खड़ा था, जिसमें बीते दिन की आग की ठंडी राख अब भी पड़ी थी। नहीं, शुक्रिया दोस्त, उसने पृथ्वीराज के सुझाव पर जवाब दिया। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मैं यहीं अकेले रहना चाहूंगा। सिर्फ कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, केयरटेकर की व्यवस्था और घर को बंद करने की जिम्मेदारी। मेरे अंकल के निजी दस्तावेज भी देखने हैं। हालांकि विलियम स्मिथ उनमें से बहुत कुछ जला चुका लगता है। मैं अकेले ही रहना चाहता हूं, तुम समझ सकते हो, है ना? बिल्कुल मेरे दोस्त, पृथ्वीराज ने जल्दी से कहा। शहर में मिलेंगे जब तुम वापस आओगे? हां, उम्मीद तो है। मुझे कुछ चीजें निपटानी है। पृथ्वीराज ने उसे ध्यान से देखा। शुभेंदुनाथ, उसने अचानक कहा, क्या तुम अपने अंकल के बारे में बहुत कुछ जानते हो? शुभेंदुनाथ ने उसकी ओर तेजी से देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने पूछा। छोटे डॉक्टर का आत्मविश्वास अचानक डगमगा गया। ओह, कुछ नहीं, उसने कहा, और फिर खुद को मूर्ख महसूस करते हुए जोड़ा। बस यूं ही सोच रहा था। शुभेंदुनाथ ने इस कमजोर सफाई को स्वीकार कर लिया, और जब पृथ्वीराज ने महसूस किया कि वह अकेले रहना चाहता है, तो उसने विदा ली और भैरवनाथ को खोजने चला गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वीराज का गोल मटोल मासूम सा चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर था और उसकी ग्रे आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। देर शाम जब वे कोलकाता के बाहरी इलाकों में दाखिल हो रहे थे, तो पृथ्वीराज ने आखिरकार उस विषय को फिर से उठाया जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था। मिस्टर भैरवनाथ पूरे रास्ते अपने ही मजाकिया अंदाज में बातचीत करते रहे, लेकिन अब उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता झलक रही थी। सुनो, उन्होंने कहा, पुराने डैडी नगेंद्रनाथ मुखर्जी का क्या हुआ? किसी ने कोई हंगामा नहीं किया? मैंने देखा। मामला क्या है? विलियम स्मिथ ने कहा कि उसकी हत्या हुई थी। तुमने कहा कि उसकी हत्या हुई थी। सौमित्र ने भी यही कहा। क्या सच में हुई थी? उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं। यह पृथ्वीराज को यकीन था। मैंने उस पुराने इंस्पेक्टर महाशय से कुछ नहीं कहा, भैरवनाथ आगे बोले, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था।
लेकिन मुझे लगा था कि तुम लोगों ने इस मामले पर कुछ कार्रवाई की होगी। इतनी चुप्पी क्यों? कहीं तुमने तो नहीं किया? नहीं, पृथ्वीराज ने सख्ती से कहा। उसके पुराने अहंकार की झलक उस पर लगाए गए इस अजीबो गरीब शक से लौट आई। कोई बुरा मत मानो, मिस्टर भैरवनाथ ने कहा, फिर उस इलाके की बोलचाल की भाषा में झुकते हुए बोले, और उम्मीद है कि तुमने बुरा माना भी नहीं। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, मेरे पुराने दोस्त, कि क्या तुम अपने ही अनोखे अंदाज में कुछ जासूसी कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तेजी से काम कर रहा है? कौन, क्या, क्यों और कैसे, कुछ पता चला? मुझे नहीं पता भैरवनाथ, पृथ्वीराज ने धीरे से कहा। मुझे भी उतना ही कम पता है जितना तुम्हें कि यह किसने किया। लेकिन कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की हत्या हुई थी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, और मुझे नहीं लगता कि विलियम स्मिथ या उसके गिरोह का इससे कोई लेना देना था। मेरे प्रिय होम्स, मिस्टर भैरवनाथ ने नाटकीय अंदाज में कहा, तुमने तो मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। तुम सच में ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल, पृथ्वीराज ने गंभीरता से कहा। आखिर जो भी वहां मौजूद था, उसके पास यह करने का मौका था, अगर वह चाहता। अब सोचो, मुझे यह कैसे पता चले कि यह तुमने नहीं किया? मिस्टर भैरवनाथ थोड़ी देर के लिए रुके, फिर कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलतफहमी हो गई है, उन्होंने कहा। जब मैंने कहा था कि मैं कभी भी बुरे टेस्ट की चीजें नहीं करता, तो मेरा मतलब सच में यही था। किसी बुजुर्ग को एक हाउस पार्टी के खेल के बीच में मार देना, मुझे तो यह बेहद घटिया हरकत लगती है। और फिर सोचो, मुझे केवल 5 लाख ही मिल रही थी। अगर मेरा टेस्ट इतना खराब होता तो मैं अपनी गर्दन फांसी के फंदे में डालने का जोखिम सिर्फ 5 लाख के लिए क्यों लेता? पृथ्वीराज चुप रहा। यह वही तर्क था जो उसके दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन इससे रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया। भैरवनाथ मुस्कुराया। मुझे पिकैडिली के पास कहीं उतार देना मेरे दोस्त, उसने कहा। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया और दोनों चुपचाप ड्राइव करने लगे। आखिरकार काफी देर बाद उसने पार्क स्ट्रीट के कोने पर गाड़ी रोक दी। यही सही रहेगा? उसने पूछा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, उम्मीद है कि फिर कभी मुलाकात होगी। भैरवनाथ ने हाथ बढ़ाया और अचानक एक झटके में पृथ्वीराज ने उसे गर्मजोशी से पकड़ लिया। फिर वह सवाल जो पूरे रास्ते से उसके दिमाग में घूम रहा था, अचानक उसके होठों से निकल पड़ा। सुनो भैरवनाथ, उसने कहा, आखिर तुम हो कौन? मिस्टर भैरवनाथ थोड़ी देर गाड़ी के फुटबोर्ड पर रुके और उनके मोटे चश्मों के पीछे एक हल्की सी शरारती चमक उभरी। आह, उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊं? सुनो, क्या तुम जानते हो कि मेरी मां कौन है? नहीं, पृथ्वीराज ने गहरी उत्सुकता से कहा। मिस्टर भैरवनाथ गाड़ी के किनारे झुके। उनका मुंह पृथ्वीराज के कान से बस 1-2 इंच दूर था। फिर उन्होंने धीरे से एक नाम फुसफुसाया, इतना प्रतिष्ठित नाम कि पृथ्वीराज चौंक कर पीछे हट गया और आश्चर्य से उसे घूरने लगा। हे भगवान, उसने कहा, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? नहीं, मिस्टर भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा और फिर मस्ती भरे अंदाज में सड़क पर आगे बढ़ गए। पृथ्वीराज हैरानी से देखता रह गया जब तक कि भैरवनाथ दुनिया के सबसे मशहूर और विशेष क्लबों में से एक के भव्य दरवाजों के अंदर गायब नहीं हो गए। अगले हफ्ते की एक शाम रात के खाने के बाद पृथ्वीराज ने द 42 चौरंगी, कोलकाता में अपने कमरे में इस मामले पर एक निजी चर्चा की। उन्होंने अपने दोस्त इंस्पेक्टर डेडवुड के सामने यह मामला नहीं रखा था और इसके पीछे एक ऐसा कारण था जिसे वह खुद भी स्पष्ट रूप से सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर भी उनके विवेक ने उन्हें कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की मौत के रहस्य को पूरी तरह नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दी। चूंकि वॉन फाबर और उसके साथी वांछित अपराधी थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने कैदियों को कोलकाता पुलिस को सौंप दिया था। प्रारंभिक कानूनी कार्यवाही में पर्याप्त सबूत मिले थे, जिससे मुखर्जी मेंशन की घटना बस एक लंबे आपराधिक सिलसिले की अंतिम कड़ी बन गई। हर बीतते दिन के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि वे अब लंबे समय तक सुर्खियों में नहीं रहेंगे।
वॉन फाबर अब भी चोट के कारण बेहोशी की हालत में था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सजा की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सकीय निगरानी में ही रहेगा। भिटबी और उसका साथी अब तक नहीं मिले थे और पृथ्वीराज को लगता था कि खुद उसके अलावा कोई भी कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी के बारे में सवाल उठाने वाला नहीं था। फिर भी भले ही उसके पास इस पूरे मामले को भुला देने के कई ठोस कारण थे, उसने खुद को कम से कम एक निजी जांच करने के लिए मजबूर किया था। उस रात पृथ्वीराज और निशिगंधा ने एक साथ खाना खाया था जब कौशिक घोष अंदर आया। लड़की चिमनी के पास रखी एक ऊंची स्टुअर्ट शैली की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी ब्रोकेड की जूती पहने हुए पांव एक दूसरे पर टिके हुए थे और उसके हाथ गोद में शांति से रखे थे। पृथ्वीराज ने जब उसकी ओर देखा तो वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उनकी आने वाली शादी दुनिया के किसी भी अपराध की जांच से ज्यादा रोमांचक थी। लेकिन कौशिक घोष का उत्साह हत्या के रहस्य को लेकर ज्यादा था। वह तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे से आलस्य के सारे भाव गायब थे और उसने हैरानी से चारों ओर देखा। और कोई नहीं आया? उसने पूछा। मैंने सोचा था कि यह एक पक्की चर्चा होगी, झंडों और तोपों की सलामी के साथ। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। माफ करना, यहां सिर्फ सौमित्र आने वाला है, उसने कहा। भैरवनाथ गायब हो गया है। महुआ सेन दक्षिण फ्रांस में स्वास्थ्य लाभ ले रही है और जैसा कि सौमित्र ने बताया, सुनैना अब मुखर्जी मेंशन का नाम तक नहीं सुनना चाहती। और मैंने सोचा कि जब तक हमें पक्का न हो जाए तब तक शुभेंदु नाथ को इसमें न घसीटें। वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तो तुम देख सकते हो, इस पर चर्चा करने के लिए सिर्फ हम 4 लोग हैं। कुछ पियोगे? धन्यवाद। कौशिक घोष ने गिलास उठाया और ध्यान से घूंट लिया। उसकी हरकतों से यह साफ था कि वह अंदर ही अंदर रोमांच से उबल रहा था। अचानक उसने अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मैं कहता हूं, क्या तुम लोगों ने कातिल को पहचान लिया? पृथ्वीराज ने उसे तीखी नजर से देखा। नहीं, उसने संकोच के साथ कहा। क्यों? क्या तुमने पहचान लिया? कौशिक घोष ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है, उसने कहा और उसकी आंखों में संतोष की एक स्पष्ट चमक थी। यह तो एकदम साफ है। क्यों? रुको। कौशिक घोष। पृथ्वीराज खुद अपनी आवाज में आए डर से चौंक गया और जब निशिगंधा और कौशिक घोष दोनों ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह थोड़ा छेंप गया। कौशिक घोष ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने आखिरकार पूछा। भिटबी को संदिग्ध मानने में कोई समस्या तो नहीं है, है ना? भिटबी? पृथ्वीराज की हैरानी साफ झलक रही थी और निशिगंधा ने भी जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। लेकिन कौशिक घोष अपने सिद्धांत में इतना डूबा हुआ था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हां, भिटबी? क्यों नहीं? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी को मृत अवस्था में किसने देखा? हत्या करने की सबसे बड़ी वजह किसके पास थी? यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। वह रुका और जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने जोश में अपनी आवाज और ऊंची कर दी। मेरे प्रिय मित्रों, जरा सोचिए, उसने जिद करते हुए कहा। जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मुझे यह इतना स्पष्ट लगा कि तब से मैं लगातार सोच रहा हूं कि हम इसे पहले क्यों नहीं समझ पाए। अगर हम सब अपने तरीके से मजे न कर रहे होते तो निश्चित रूप से हमें यह तुरंत समझ आ जाना चाहिए था। देखो, यह ठीक इसी तरह हुआ था। वह एक कुर्सी के हत्थे पर बैठ गया और गंभीरता से उनकी ओर देखा। सबसे पहले हमारे छोटे दोस्त भैरवनाथ की बात करें। इस आदमी की बात पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। उसकी कहानी सच लगती है। जब हम मुसीबत में थे, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मैं मानता हूं कि उसे निर्दोष मान सकते हैं। यानी अगर उसकी कहानी सही है तो यह हुआ कि जब हम सब भूतिया खंजर के साथ खेल रहे थे, तब छोटा भैरवनाथ तेजी से आगे आया, बूढ़े आदमी के कान में अबरा कडाबरा बुदबुदाया और खेल में शामिल हो गया। लेकिन उस समय कर्नल पूरी तरह ठीक थे। इसके बाद क्या हुआ? वह रुका और उत्सुकता से उनकी ओर देखा। समझ रहे हो मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? नहीं तो देखो कॉलम 2, बूढ़ी और सन की नौकरानी की असाधारण कहानी। अब समझे? निशिगंधा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। पृथ्वीराज, उसने कहा,
मुझे लगता है कि उसने इसे पकड़ लिया है। क्या तुम समझते नहीं? मिसेज शोभा लकरा ने हमें बताया था कि उन्होंने वास्तव में व्हिटबी को अंदर आते देखा था जब उसने यह खबर दी कि कर्नल को पीठ में छुरा घोंपा गया है। क्यों क्यों? यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। इतनी जल्दी नहीं, युवा महिला, कृपया इस होशियार जासूस को अपनी कहानी उसके अपने शब्दों में कहने दो। कौशिक घोष आगे झुका और गर्व से मुस्कुराया। मैंने पूरा मामला सुलझा लिया है, उसने कहा, और अपनी विनम्रता को किनारे रखते हुए अब मैं तुम्हें वे तथ्य बताने जा रहा हूं जिन्हें मेरी असाधारण विश्लेषण क्षमता ने उजागर किया है और जिन्हें साबित करने के लिए बस थोड़े से सबूतों की जरूरत है, जिससे वे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए भी एकदम स्पष्ट हो जाएं। अब जरा यह दृश्य अपने दिमाग में रखो। व्हिटबी अपने मुखिया के हाथों की कठपुतली, एक आदमी जिसकी आजादी, शायद उसकी जिंदगी भी उसके वरिष्ठ वॉन फाबर के शब्दों पर निर्भर करती है। यह आदमी अपने मुखिया को कर्नल की मेज तक ले जाता है, उस महत्वपूर्ण आयकर फॉर्म या जो भी वह चीज थी जिसे वे सभी इतनी शिद्दत से खोज रहे थे लाने के लिए। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो अलमारी खाली होती है, जैसा कि पुरानी कहावत कहती है। कौशिक घोष, जो धीरे धीरे अपने ही उत्साह में डूब चुका था, अब एक काल्पनिक संवाद बोलने लगा। यह नगेंद्रनाथ मुखर्जी के पास ही होना चाहिए, हिटलरी बोला। बिल्कुल, मोहरे ने सहमति जताई और मन ही मन सोचा, भगवान करे कि ऐसा ही हो या ऐसा ही कुछ। जाओ और देखो तुम। हिटलरी ने झरुगला और व्हिटबी निकल पड़ा। डर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वह कुछ देर के लिए रुका और गंभीरता से उनकी ओर देखा। लेकिन गंभीरता से सोचो, उसने अचानक गंभीर स्वर में कहा। उस आदमी पर बहुत दबाव था। उसे पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई और नगेंद्रनाथ मुखर्जी ने किसी तरह से इस गिरोह को धोखा दे दिया तो वॉन फाबर उसे नहीं छोड़ेगा। अब देखो, वह फिर उत्साह से बोला। यहीं पर तर्क आता है। मेरी सोच के अनुसार जैसे ही व्हिटबी घर के अंधेरे हिस्से में दाखिल हुआ, किसी ने उसके हाथ में खंजर थमा दिया और तभी उसके दिमाग में पूरी योजना आई। उसने अंधेरे में कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी के पास जाकर उससे कागज मांगे। नगेंद्रनाथ मुखर्जी ने जवाब दिया कि उसके पास कुछ नहीं है। तब व्हिटबी वॉन फाबर को वापस जाकर यह बताने की सोच मात्र से पागल हो गया और उसने गुस्से में नगेंद्रनाथ मुखर्जी की पीठ में खंजर घोंप दिया। फिर जल्दी से तलाशी ली, खंजर उठाया, 30 सेकंड के लिए खेल में शामिल हुआ, बस इतना समय कि वह खंजर किसी और को दे सके, और फिर तेजी से फाबर और जेसी हेनरी के पास खबर लेकर वापस चला गया। कैसा लगा यह तर्क? उसने संतुष्ट भाव से मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उसे खुद किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। यह समाधान निश्चित रूप से काफी तार्किक लग रहा था। आखिरकार पृथ्वीराज ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर लगभग उम्मीद की झलक थी। यह कोई बुरा विचार नहीं है कौशिक घोष, उसने सोचते हुए कहा। दरअसल जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं उतना ही यह सही लगने लगता है। कौशिक घोष ने अपनी बात को और जोर दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उसने कहा। देखो, यह कई चीजों को स्पष्ट कर देता है। सबसे पहले यह दिखाता है कि वॉन फाबर को क्यों लगा कि यह हमारे समूह के किसी व्यक्ति ने किया था। फिर यह समझाता है कि व्हिटबी दोबारा क्यों नहीं दिखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हत्या के पीछे की वजह भी देता है। किसी और के पास बूढ़े आदमी को मारने का कोई कारण नहीं था। जितना मैं देख पा रहा हूं, वह अपनी ही गैंग के लिए उपयोगी था और किसी और के लिए कोई खतरा नहीं था। स्पष्ट रूप से कहूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? उसने एक एक कर उनकी ओर देखा। निशिगंधा ने भौहें सिकोड़ लीं। कौशिक घोष, इसमें बस एक चीज की कमी है, उसने धीरे से कहा। खंजर का क्या हुआ? जब वह मेरे हाथ में था उस पर खून था। किसी ने मुझे चीखने से पहले ही वह छीन लिया, और फिर वह अगली सुबह तक नहीं दिखा जब वह पूरी तरह साफ होकर फिर से ट्रॉफी स्टैंड में रखा गया था। कौशिक घोष थोड़ा निराश दिखने लगा। यह बात मेरे दिमाग में आई थी, उसने स्वीकार किया। लेकिन मैंने सोचा कि उस हंगामे और अफरा तफरी में
जिसने भी खंजर पकड़ा होगा उसने उसे वहीं गिरा दिया होगा जहां अगले दिन सुबह किसी नौकर ने उसे पाया और वापस उसकी जगह पर रख दिया। निशिगंधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। कौशिक घोष, उसने कहा, तुम्हारी मां के पास दुनिया का सबसे अद्भुत बटलर है। मुझे पूरा यकीन है कि प्लांटाजेनेट सुबह सुबह एक खून से सना खंजर उठाएगा, उसे साफ करेगा, फिर उसे उसकी सही जगह पर टांग देगा और पुलिस जांच के दौरान इसे बताना अपनी शान के खिलाफ समझेगा। लेकिन सच मानो वह आदमी अनोखा है, और वैसे भी वहां केवल वही नौकर थे जो उस गिरोह के सदस्य थे। अगर उन्होंने इसे पाया होता तो हमें इसकी खबर जरूर मिलती। वैसे भी वे इसे साफ करके वापस टांगने की गलती नहीं करते। कौशिक घोष ने संकोच से सिर हिलाया और पृथ्वीराज के चेहरे पर जो उम्मीद की हल्की चमक थी वह फीकी पड़ गई। बेशक, कौशिक घोष ने कहा, हो सकता है कि विटबी ने खुद इसे वापस रखा हो, रात में चुपके से घूमते हुए इसे पाया हो और सोचा हो, अरे इसे यहां नहीं छोड़ सकते, और फिर इसे सही जगह रख दिया हो और इस बारे में कुछ न कहा हो। वह थोड़ा उत्साहित हुआ। सोचो तो, यह काफी मुमकिन है। इससे मेरा सिद्धांत और भी मजबूत होता है, क्या कहते हो? बाकी लोग इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं हुए। हो सकता है, निशिगंधा ने कहा, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो उसके पास रात में घूमने का कोई खास कारण नहीं था, और फिर भी यह अब भी यह नहीं समझाता कि खंजर मेरे हाथ से किसने छीना था, है ना? कौशिक घोष थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। ओह खैर, उसने लापरवाही से कहा, यह तो छोटी मोटी बात है ना? आखिरकार मुख्य बात तो मकसद, मौका और सवालों की है। कोई भी तुमसे खंजर छीन सकता था। यह उन मूर्खतापूर्ण बहादुरी भरे इशारों में से एक हो सकता है जो प्रशांत सन्याल जैसा आदमी कर सकता था। यह खेल में शामिल कोई भी हो सकता था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि मुझे लगता है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। तुम्हें नहीं लगता पृथ्वीराज? उम्मीद है। छोटे डॉक्टर के इस उत्साहपूर्ण जवाब ने सबको चौंका दिया। कौशिक घोष खुश हुआ। मुझे पता है कि मैं सही हूं, उसने कहा। अब बस हमें इसे साबित करना है। पृथ्वीराज ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा कौशिक घोष। देखो, पहले हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, और पुलिस की मदद के बिना यह लगभग असंभव काम होगा। जब तक हमारे पास ठोस सबूत न हो, हम पुलिस को इसमें शामिल नहीं कर सकते। हां, यह सही है, कौशिक घोष ने कहा। लेकिन रुको, उसने अचानक एक नया विचार आते ही कहा, एक चीज जरूर है। विटबी ही तो वह आदमी था जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, है ना? बाकी कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था, और अगर गिरोह में किसी का जमीर उसे कचोट रहा था तो वह विटबी ही था, है ना? यह सुझाव बाकी तर्कों से अधिक प्रभावी साबित हुआ। पृथ्वीराज उत्साहित होकर ऊपर देखा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है, निशिगंधा? लड़की थोड़ी हिचकिचाई। जैसे ही उसे मिसेज शोभा लकड़ा की हत्या की खोज की कहानी याद आई, कौशिक घोष का सिद्धांत उसे और भी अधिक तर्कसंगत लगने लगा। हां, उसने दोबारा कहा। मुझे लगता है कि उसने सही समझा है। कौशिक घोष खुशी से मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, उसने कहा। अब हमें बस उस आदमी को ढूंढना है और उससे सच उगलवाना है। यह बहुत मजेदार होने वाला है। अब सोचो, उन दोनों का सुराग पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या हमें देश भर के सभी शवदाह गृहों में जाकर पूछताछ करनी चाहिए? बाकी सब चुप रहे। यह एक समस्या थी जिसे कोलकाता पुलिस की मदद के बिना हल करना लगभग असंभव लग रहा था। वे अभी इस पर चर्चा कर ही रहे थे कि 15 मिनट बाद सौमित्र अंदर आया। उसकी हल्की रंगत वाली त्वचा पर लालिमा थी, जैसे उसने कोई भारी मेहनत की हो, और कमरे में घुसते ही वह उत्साह से बोलने लगा। माफ करना, देर हो गई, उसने कहा, लेकिन मैं एक रोमांचक घटना में फंस गया। ली ब्रिज रोड पर सीधा टकरा गया। मैं कार की मरम्मत करवाने के लिए रुका और वह चीज मेरे सामने थी। मुझे घूर रही थी। मैं उसे घूरता रह गया। पहले तो मुझे लगा कि मैं भ्रम देख रहा हूं, जब तक गैराज का आदमी अजीब महसूस करने न लगा। कौशिक घोष ने उसे ठंडेपन से देखा। देखो सौमित्र, उसने निंदात्मक स्वर में कहा,
हम यहां एक हत्या पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, पता है? तो सौमित्र ने दुखी और आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? क्या यह कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं है? पृथ्वीराज ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पृथ्वीराज ने कहा। सौमित्र ने उसे घूरा। अरे, कार के बारे में, और क्या? उसने कहा। कार, वह आगे बोला, जब बाकी लोग उसे कुछ क्षणों तक बिना समझे देखते रहे। वही कार, वह अविश्वसनीय पुरानी कार जिसमें वह रहस्यमय डॉक्टर उस बेचारे बूढ़े की लाश को ले गया था, वह वहीं थी, एक रईस डचेस की तरह शान से खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।